गुड मॉर्निंग बच्चों। इस लॉकडाउन की घड़ी में मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इन परेशानियों से बचने के लिए हमने एक उपाय किया है जिसका उद्देश्य है आप लोगों को अधिक से अधिक पढ़ाकर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना। तो हम आज इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास जो चैप्टर 1 में आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ा चुका था, चैप्टर 2 भी पढ़ा चुका था, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर से आपको एक बार रिवीजन कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में सारा क्वेश्चंस और आंसर बना हुआ रहेगा। तो हम बात करते हैं चैप्टर 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक। तो इस मौर्य काल से गुप्त काल तक पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये मौर्य काल से गुप्त काल या मौर्य काल का प्रारंभ कहां से हुआ। आखिर किस वंश ने पहला बार इस पे आकर, हम देखते हैं पहला बात करते हैं हम लोग मगध साम्राज्य के, और मगध के अंतर्गत ही ये सारे मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सारे उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करते हैं क्या मगध साम्राज्य के बारे में। तो मगध साम्राज्य में कई लोगों ने, कई वंशों ने, कई साम्राज्यों ने अपना शासन किया। तो कहा जाता है मगध साम्राज्य की नींव सर्वप्रथम हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने रखा था, और ये कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 80,000 गांवों को मिलाकर के अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसके बाद अपने साम्राज्य की विस्तार में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कहा जाता है कि मगध साम्राज्य पर सबसे प्रथम वंश थे हर्यक वंश, और इस वंश का सम्राट थे बिंबिसार। तो बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के सम्राट। तो ये कहा जाता है कि मगध साम्राज्य में कई वंशों ने शासन किया। पहले हम जानते हैं कि मगध साम्राज्य में किन किन वंशों ने शासन किया। तो पहले बात करते हैं हम कि मगध साम्राज्य, ये जो मगध है ये आपके पटना, बिहार, गया, इन सभी क्षेत्र, बिहार के अंतर्गत पटना, गया, मुंगेर, ये क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं मगध। आप लोगों ने गया में एक मगध यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य सुना होगा, और ये जो है गया में है। और आपको बता दूं कि मगध जो है आपके पटना, मुंगेर, गया, इन क्षेत्रों तक विस्तार में रूप से फैला हुआ था। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इसके प्रथम शासक हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के बारे में। तो देखते हैं पहले तो मगध साम्राज्य जो ये बताया गया, ये हम लोग बात करते हैं बिहार की बात करते हैं। मुख्य रूप से गया और पटना, इन क्षेत्रों में ही ये मगध विस्तार रूप से फैला हुआ था। तो अब बात करते हैं किन किन साम्राज्यों ने या किन किन वंशों में मगध पर अपना अधिकार किया और यहां पर शासन किया। तो बात करते हैं हम लोग, हमारे पास एक ट्रिक है हसीन मासुका। तो हसीन मासुका के अंतर्गत पहला आता है हर्यक वंश, दूसरा आता है शिशुनाग वंश, तीसरा आता है नंद वंश, और चौथा आता है आपका मौर्य वंश, पांचवा आता है शुंग वंश, और छठा जो है वो आ जाएगा कनव वंश। तो हम बात करते हैं पहले हर्यक वंश की।
तो हर्यक वंश का सबसे पहला राजा थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। इनका शासनकाल 544 से 491 तक था, जिन्होंने मगध वंश की स्थापना किया। किसने किया? मगध साम्राज्य की स्थापना जिन्होंने की। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो पहला है कि इन्होंने लगभग 80,000 गांव को मिलाकर के इस साम्राज्य की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य की विस्तार करने को सोचा। तो इसके लिए इन्होंने 3 शादियां की। इन्होंने 3 शादियां की, और तीनों शादियां जो की, इस साम्राज्य का क्या हुआ? विस्तार धीरे धीरे होता चला गया। क्योंकि जैसे हम शादियां करते हैं, हमारे रिलेशन बढ़ते हैं, और जो लोग होते हैं हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, और ये सगे संबंधी क्या करते हैं? हमारे विस्तार में या हमारे प्रोग्रेस में ये करते क्या है? हमारी सहायता करते हैं। तो मगध साम्राज्य के प्रथम शासक ने बिंबिसार जो थे, उन्होंने क्या किया? 3 शादियां किया। तो 3 शादी किसे किसे किया? तो उन्होंने पहली शादी जो की थी, वो शादी की थी पहला कौशल देवी से। इनसे जिन्होंने शादी की, इस शादी से क्या मिला? इसे काशी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? इसे काशी प्राप्त हुआ। ठीक है। दूसरा दिन उन्होंने क्या था? लिच्छवी की राजकुमारी चेलना के साथ विवाह हुआ। तो चेलना से जो विवाह हुआ, तो लिच्छवी का सम्राट इसके बहुत बड़े सहयोगी बन गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ? इनका साम्राज्य का विस्तार होना प्रारंभ हुआ। पहले तो काशी मिल गया। पहले ये बिहार तक थे, लेकिन जैसे काशी मिला, इन्होंने यूपी तक अपना साम्राज्य को बढ़ा दिया। हमको पता है काशी कहाँ है, तो यूपी में पड़ता है। वर्तमान देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये पहले बिहार तक था, अब इन्होंने शादी किया तो काशी मिल गया इनको। दूसरा दिन उन्होंने किससे की? लिच्छवी से की। जब लिच्छवी से की, तो इनके जो भी विरोधी थे, इनके सहयोगी बन गए। अब इनका विस्तार में किसी प्रकार की परेशानी ना हुई। अब इन्होंने जो लिच्छवी की राजकुमारी चेलना साथ विवाह किया, इनके संबंधी बढ़ गए, इनके विरोधी कम हो गए। अब इन्हें इनका विस्तार करने में अधिक सुविधा प्राप्त हुई। अब इन्होंने तीसरी शादी किससे की? मद्र देश की राजकुमारी खेमा से। आप लोगों ने सुना होगा मद्र देश, अभी महाभारत चल रही है, ये सब नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। इसकी राजकुमारी कौन थी? खेमा। इसकी खेमा से विवाह होने से मद्र देश भी क्या हो गए? इनके बहुत बड़े सहयोगी हो गए। अब ये सहयोगी तो हो गए, अब सहयोगी से क्या हुआ? इनके साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार होना प्रारंभ हुए। और ये जो थे बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे, जिनका मकसद था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जब इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की, उस समय अपनी राजधानी बनाया राजगृह। तो उन्हें क्या बनाया? राजगृह। मगध की पहला क्या बना आपका? तो बात करते हैं क्या, मगध का शासक जो बने, मगध का जो शासक बने ये बिंबिसार, इन्होंने क्या बनाया? आपके जो क्या बोलते हैं इसको, राजगृह। राजगृह को इन्होंने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, राजगीर की राजधानी बनाई। फिर वहां से राजगीर। राजगीर वर्तमान में हम जानते हैं कहां पर है, यह पड़ता है कहां? आपके बिहार में। पहले राजगृह, उसके बाद राजगीर को अपनी राजधानी उन्होंने बनाया। ठीक है, इनका जो शासनकाल था यह था कब से कब तक बता रहे थे अभी आप लोग को? 544 से 491 तक इन्होंने क्या किया? अपना यहां पर शासन किया। किंतु इसके पुत्र राज सत्ता की चाह में अपने पिता की हत्या कर दी।
ये इतिहास का पहला प्रमाण है जो एक पुत्र ने राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपनी पिता की हत्या कर देता है। और अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार की हत्या की 491 ईसा पूर्व में, और इन्होंने क्या किया, अपनी एक नई राजधानी बना ली। और इस प्रकार इन्होंने पहला बार वज्जी संघ को जीतने की योजना बनाई और वज्जी संघ पर इन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में इन्होंने रथमूसल और महाशिला कंटक, क्या नाम है, रथमूसल, क्या नाम है, रथमूसल, और एक को क्या है आपके महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। देखिए रथमूसल नाम से ही समझ में आ रहा, रथमूसल। आप लोगों ने देखा होगा बाहुबली, उसमें रथ पर पहले पहिए पे चक्र लगा होता है, जितनी स्पीड में वो रथ भागती है उतनी स्पीड में वो चक्र घूमता है और आपस के लोगों को काटते हुए निकल जाता है। वो क्या है, रथमूसल। एक है महाशिला कंटक। महाशिला का मतलब पत्थर, महाशिला का मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर। तो महाशिला कंटक आप लोग उसमें वो भी दिखाया गया, कहां पर, आपके बाहुबली में दिखाया गया है, जो एक बड़े से पत्थर को बांध कर फेंका जाता है और जहां तक वो पत्थर जाता है उस उतने आदमी को वो क्या करता है, मार गिराता है। तो महाशिला कंटक हम लोग बचपन में भी खेला करते थे, एक सूता में मतलब पत्थर बांध के घुमा के मारते थे, ठीक है। उसी प्रकार एक बड़ा रूप देखा जाए तो कौन था, महाशिला कंटक, जो बाहुबली मूवी में यह दिखाया गया है। इन दोनों का प्रयोग सर्वप्रथम अजातशत्रु ने ही किया था और अपने साम्राज्य को विस्तार करने की योजना बनाई थी। इस युद्ध में आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे, नाम था क्या, मखली घोषाल। क्या नाम था, नाम था क्या, मखली घोषाल। क्या नाम था, मखली घोषाल की मृत्यु हो गई। मृत्यु ना कहा जाए, इसे हत्या कहा जाए, इससे हत्या कहा, जिनकी हत्या कर दी गई थी। जो कौन थे, आजीवक संप्रदाय के कौन थे, संस्थापक थे। कौन थे, मखली घोषाल, जिनकी हत्या यहां पर कर दी गई थी। ठीक है, अब आता है, इन्होंने पहला बार फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। क्या था इसका, फूट डालो और शासन करो की नीति, जो बाद में अंग्रेजों ने अपनाया हमारे साथ। पहला किसने अपनाया था, फूट डालो और शासन करो। किसको जीतने के लिए, आपके काशी और वज्जी को जीतने के लिए इन्होंने फूट डालो और शासन को नीति अपनाया, और इस नीति का अपना करके उन्होंने क्या किया, अपने मगध साम्राज्य की विस्तार इन्होंने की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आते हैं कौन, उदयन। अजातशत्रु के बाद कौन थे, उदयन। तो अजातशत्रु का काल क्या था जी, अजातशत्रु का काल था आपका, बिंबिसार का बेटा कौन थे, अजातशत्रु, और अजातशत्रु का काल बोला गया है 491 से लेकर के 459 तक, 491 से लेकर के 459 ईसा पूर्व के मध्य इनका शासन चला। चूंकि इन्होंने अपनी पिता की हत्या कब की थी, 491 में, और उसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो आपको मैंने बताया किस प्रकार अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और ये इन्होंने पहला बार महाशिला कंटक और रथमूसल जैसे हथियार का प्रयोग किया था। इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी।
ठीक है। और इस प्रकार इन्होंने क्या किया था, अपने पिता की हत्या करके अपने साम्राज्य की स्थापना कर थी। अब इसके पुत्र आते हैं, इसके पुत्र का नाम क्या होता है, उदयन। क्या नाम होता है, उदयन। उदयन जो होते हैं अजातशत्रु के पुत्र होते हैं, या इन्हें उत्तराधिकारी भी आप कह सकते हैं। इन्हें उत्तराधिकारी भी आप भली भांति कह सकते हैं, इनका पुत्र उदयन को। उदयन ने भी क्या किया, अपने पिता की हत्या करके अपने राजगद्दी को प्राप्त किया। हमने सुना है कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। हमने देखा कि किस प्रकार अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके अपनी गद्दी को प्राप्त किया, जस्ट उसी प्रकार उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी। इस प्रकार हमें इतिहास में एक ऐसी सबूत मिलती है जो हमें वर्तमान में भी देखने को मिलता है। इसे त्रियक हत्यारा भी कहा गया है। इस वंश को त्रियक हत्यारा कहा गया है, जो किसी ने अपने पिता की हत्या करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आते हैं उदयन के बारे में बात करते हैं। तो उदयन ने क्या किया, गंगा, सोन और पुनपुन, इन तीन नदियों के संगम पर उन्होंने क्या किया, एक राजधानी बनाई। नाम था क्या, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया और इसे राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। क्लियर है। तो इस प्रकार पाटलिपुत्र क्या हो गई, मगध की राजधानी। इससे पहले क्या था, राजगृह, राजगीर, अब क्या बन गया आपके पाटलिपुत्र, जो किसने बनाया, उदयन ने बनाया। कौन थे, बिंबिसार का पोता और अजातशत्रु का बेटा, जो बाद में क्या बना, एक उत्तराधिकारी बना, जिसने अपने साम्राज्य को विस्तार किया और पाटलिपुत्र को, नगर को बसाया। और नगर को बसाने के बाद क्या किया उन्होंने, अपनी राजधानी बनाया। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है। देखिए, हम बातों को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समझेंगे, तभी हमारे मन मस्तिष्क में हमारा बनेगा, क्योंकि आपको पहले से नोट्स दे चुके हैं हम। अब हमारी बातों को सुनिए और उस नोट्स को पढ़ेंगे तो बखूबी रूप से आप बिल्कुल ही इस चैप्टर को समझ जाएंगे। यह था आपके मगध साम्राज्य का विस्तार। अब इसके उत्थान के क्या कारण थे, अब इसके उत्थान के क्या कारण थे, तो पहला बात जान लिया जाए, उत्थान का सबसे बड़ा कारण होता है उसके राजा। यहां के जो राजा थे बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। अब हम लोग बात करते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। हम लोग बात करते हैं क्या, मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य का उत्थान। जब उत्थान की बात करते हैं तो आखिर इसको उत्थान कैसे हुआ होगा, आखिर क्या कारण रहा हो कि मगध साम्राज्य का धीरे धीरे क्या होगा, प्रोग्रेस। हर एक इंसान चाहता है अपने जीवन में प्रोग्रेस करना, और इस साम्राज्य ने भी क्या किया, अपने इस मगध साम्राज्य का क्या किया, धीरे धीरे उत्थान किया। तो उत्थान करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है क्या, राजा। अगर राजा ढंग का हो तभी क्या हो सकता है, हमारा साम्राज्य धीरे धीरे उत्थान कर सकता है। तो बात करते हैं पहले क्या, मगध साम्राज्य सबसे बड़ा कारण क्या था, यहां के महत्वाकांक्षी राजा। शासक बोल सकते हैं इसको हम लोग, महत्वाकांक्षी शासक। तो महत्वाकांक्षी शासक का मतलब क्या, महत्वाकांक्षा का मतलब क्या, जिसके मन में हमेशा कहीं ना कहीं उत्थान करने का, प्रोग्रेस करने का जज्बा हो, जो कुछ कर गुजरने के जिनमें जज्बा हो, महत्वाकांक्षी हो, जिसे जो संतुष्ट नहीं सकता,
जो हमेशा कुछ नया करने की जिसमें लालसा हो। जब तक हमारे पास महत्वाकांक्षा नहीं होगी तब तक हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? महत्वाकांक्षी शासक। हमने देखा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब राजा ऐसे थे जो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का दिन प्रतिदिन क्या किया? प्रोग्रेस किया, प्रगति किया, विस्तार किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ था? पूरे भारत में मगध साम्राज्य की डंका बज रही थी, क्योंकि यहाँ के शासक क्या थे? बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। ठीक है, तो बात करते हैं क्या? मगध साम्राज्य शासक अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए विभिन्न प्रकार के दाव पेच, बहुत विभिन्न प्रकार की नीतियां और अपने आक्रामक स्वभाव को अपनाए। इस आक्रामक स्वभाव के कारण धीरे धीरे क्या हुआ? मगध साम्राज्य का उत्थान होता चला गया। जब हम देखते हैं, जब हमारा राजा ही सुस्त होगा तो समाज प्रगति करेगा? कभी नहीं करेगा। जब हमारा राजा महत्वाकांक्षी हो, साहसी हो, तो क्या होगा? हमारा धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। जैसे अभी वर्तमान में देख लें, हम भाजपा के जो नेता नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, अभी क्या है? बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक हैं। इनके काल में बहुत सी चीजें हुई हैं, जिसके कारण क्या देश बेहतर हो रहा है। अभी लॉकडाउन के समय में, या हम देख रहे हैं कि अभी जो कोरोना वायरस का फैल रहा, अगर दूसरे कोई शासक होते तो निसंदेह हमारा राज्य, हमारा देश बहुत दिनों तक बच नहीं पाता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके कारण क्या हो रहा है? धीरे धीरे हमारा देश प्रोग्रेस वे में लग रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति क्या है? ये चाहते हैं क्या? दिन प्रतिदिन क्या करें? प्रोग्रेस करें। इसके कारण से क्या हो रहा? ये देश हमारा उन्नति कर रही है। तो सबसे बड़ा रोल किसी का होता है? वो किसका होता है? शासक का, क्योंकि शासक के हाथों में ऑर्डर होती है। अगर वो सही से अपने महत्वाकांक्षी स्वरूप को अपनाएंगे, साहसिक रूप से कार्य करेंगे और अपने आदेशों को इस प्रकार से पालन करवाएंगे जिससे हमारा देश, हमारा समाज प्रोग्रेस करे, तो क्या होगा? हमारे प्रगति की ओर विस्तार करते चलेंगे। दूसरी चीज है हमारी प्राकृतिक संपदा। दूसरा कारण क्या है? हमारी प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा से मतलब है कि जो हमारे प्राकृतिक रूप से हम देखते हैं कि हमारे बिहार, झारखंड या हमारे क्षेत्रों में जो देखते हैं हमारी प्राकृतिक संपदा इतनी ज़्यादा है, इसके कारण क्या हो रहा है? हमारा देश दिन पर दिन क्या कर रहा है? प्रोग्रेस हो रहा है। तो उसी प्रकार मगध साम्राज्य के काल में भी, हमारा मगध साम्राज्य के काल में भी हम प्राकृतिक रूप से क्या थे? धनी थे। हमारी प्राकृतिक संपदा इतनी ज़्यादा थी कि हर रूप से, चाहे वो हमारा खनिज संपदा की बात करते हैं तो हमारे लोहा, ठीक है, हमारे यहाँ लोहा की बहुत प्रधानता पाई गई है। हमारे लोहा होने के कारण से उस लोहे से हमने क्या किया? औजारों को बनाया। जो विभिन्न औजारों बनाने से हमारे पास उस समय की अत्याधुनिक हथियारें थी। तो अत्याधुनिक हथियार होने के कारण से क्या हुआ? हम दिन पर दिन क्या हुए? प्रगति के चले गए। हम एक से बड़े बड़े साम्राज्यों को यूं ही हरा दिया करते थे। सर क्या हुआ? हमारा समाज का विस्तार हो गया। हमारे यहाँ जंगलों में हाथियों की प्रधानता पाई गई, बहुत से हाथी पाए गए। हमने अपने युद्ध के मैदान में हाथी को उतारा, जो अन्य किसी साम्राज्य के पास नहीं हुआ करता था। हमारे हाथियों के बल पर उन्होंने बहुत सैनिकों को कुचल दिया, बहुत से दरवाजों को, बहुत से किलों को तोड़ दिया। इससे दिन पर दिन हमने क्या किया? उन पर हमले किए, और इस हमले से क्या हुआ? हमारी जो साम्राज्य क्या हुआ? प्रगति होती चली गई। हमारे वनों जंगलों में विभिन्न प्रकार की, इस प्रकार की गुफाएं हुआ करती थी, इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी, जिनसे हमने अपने उन चीजों को हमने अपना हथियार बनाया। और उन हथियारों के बल पर क्या किया? हमने युद्ध लड़े, और युद्ध में हमने क्या किया? विजय प्राप्त हुई हमें। ठीक है, अब बात करते हैं क्या? अनुकूल स्थान पर राजधानी। अब बात करते हैं कि हमारा जो मगध साम्राज्य का पहली राजधानी राजगीर, फिर राजगृह,
फिर राजगीर और फिर पाटलिपुत्र। ये तीनों क्षेत्र इस तरह क्षेत्र हैं जहां पर अनुकूल दशाएं, जहां आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम परिपूर्ण रूप से फैले हुए थे। जैसे अगर हम आर्थिक रूप से बात करते हैं तो हमारी जो यहाँ की मिट्टी है अत्यधिक उपजाऊ होती थी। अब उपजाऊ होने के कारण क्या था, यहाँ पर बहुत से नदियों का संगम था, गंगा का, यमुना का, पुनपुन, सोन, बहुत सी नदियाँ हुआ करती थी। इन नदियों कारण से हमारा जो ये क्षेत्र था वह उपजाऊ से भरा हुआ था। उपजाऊ होने के कारण से हम भली भांति से कृषि कार्य में हर प्रकार अव्वल रहे। जब कृषि हमारी इतनी हुआ करती थी तो हमें खाने पीने की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। हमारा सबसे प्राथमिक कार्य था कृषि, और कृषि ही हमारा सबसे बड़ा कारण होने का कारण यह था कि यहाँ पर कृषि के अनुकूल भूमि का होना। हमारे यहाँ अब बहुत से प्रकार की जो अन्न हुआ करते थे, धान, चावल, गेहूँ, सरसों और बहुत से खाद्य पदार्थ की परिपूर्ण होने के कारण से हम क्या थे, हर रूप से प्राकृतिक से भरे पूरे थे। हमारी अनुकूल जहां पर देखो तो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ साम्राज्य, नदियों से घिरा हुआ साम्राज्य, जो किसी भी आक्रमणकारी को इस रास्ते को पार करना बिल्कुल ही क्या थी, असंभव थी। और कोई भी अगर साम्राज्य पार कर जाते थे तो वापस ये जाने में इसे असमर्थता होती थी। से कारण से क्या हुआ, हमारा साम्राज्य धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तार होता चला गया, उत्थान होता चला गया। क्योंकि कोई भी साम्राज्य हम पर आक्रमण करने से कतराते थे, क्योंकि इस जो क्षेत्र हमारे पहाड़ी क्षेत्र और नदियों से भरा हुआ जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र बिल्कुल ही हमारे एक छावनी की तरह होती थी, जो कोई भी साम्राज्य हम पर अपना अधिकार करने के लिए सोचते थे। जैसे देख लो कि हमारा जो राजगीर का इलाका देखते हैं या राजगीर का इलाका देखते हैं, पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये नदियां विस्तार से भरी हुई है, और उसके बाद क्या है, जंगलें हैं। ठीक है, जंगल होने के कारण से क्या है, कोई भी आक्रमणकारी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते थे, और प्रवेश नहीं करने के कारण से हमें किसी भी साम्राज्य का बहुत दिनों तक हमें क्या, किसी साम्राज्य बहुत दिनों तक हम पर शासन नहीं कर पाया। हम उन पर आक्रमण करके अपने विस्तार कर चले गए और अपने साम्राज्य का उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हमने विस्तार किया। अब बात करते हैं सैनिक शक्ति। मगध साम्राज्य में सैनिक शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे हम बात करते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, इनके पास अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ एक विशाल सैनिक थी। दूसरी बात करते हैं हम लोग हैं नंद वंश के शासक महापद नंद की बात करते हैं। तो महापद नंद की बात करते हैं तो इनके पास बहुत बड़े सैनिक थे, जिन पर विजय हासिल करना असंभव था। हमारे सैनिक बहुत ही तेज तर्रार तो थे ही, साथ साथ हमारे सैनिकों के पास अत्याधुनिक हथियारें भी थी, और ये अत्याधुनिक हथियारें थी, इस पर किसी भी साम्राज्य को जीतना अत्यंत ही आसान हुआ करता था। तीसरी बात करते हैं हमारी उपजाऊ भूमि। गंगा के आसपास के क्षेत्र होने कारण से, पुनपुन के और सोन के सहयोगी नदी होने के कारण से हमारा भूमि अत्यंत ही उपजाऊ हुआ करता था, और उपजाऊ भूमि के होने के कारण से यहाँ की भूमि में हर एक प्रकार के अनाज उत्पन्न हुआ करते थे, और ये अनाज उत्पन्न होने के कारण से हमारे सैनिक या हमारे राज्य के जो लोग हैं, इनमें खाद्यान्न की कोई कमी नहीं थी। अब देखा जाए तो प्राचीन काल से हमारा जो देश है एक कृषि प्रधान देश रहा है, और जब इस समय हमारा कृषि प्रधान देश है तो सोचिए आज से 5000 वर्ष पुराना कैसा होगा। तो हमारा देश कैसा था, एक कृषि प्रधान देश, जहाँ की आर्थिक स्थिति की सबसे मजबूत कड़ी थी हमारी कृषि, जहाँ पर लगभग 40 से 45 किस्म के अनाज उगाया करते थे। ठीक है, ये था हमारा क्या, शक्तिशाली होने का, मगध साम्राज्य की शक्तिशाली होने का मुख्य कारण। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।